राधे राधे सभी को। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल हम लोगों ने अफर्मेशन के विषय में जाना था। मैंने मसूरो इमोटो के अफर्मेशन आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हम दिखाइए सर, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? चलिए। ये एक साइंटिस्ट थे मसूरो इमोटो। इन्होंने जो है हिडन मैसेज इन वाटर, इन्होंने पहले पानी के विषय में बताया है कि देखिए, प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का रहता है। जैसे जो हम पानी पीते हैं, उसको अगर हम प्रार्थना करके पीते हैं तब उसमें बदलाव आता है, लेकिन जब हम बिना प्रार्थना करे पानी पीते हैं तो उसका आणविक आकार इस तरह से रहता है। और प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में अद्भुत परिवर्तन होता है। जब उसी पानी को हम प्रार्थना करते हैं तो उस इस तरह से उसमें अद्भुत परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर उसी पानी को हम प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर, अगर हम उसी पानी को अगर बोलते हैं यह पानी बहुत स्वादिष्ट है, इसको पीने से हमारा मन संतुष्ट होता है, यह बहुत ही अच्छा लगता है, इस टाइप से हम अगर अच्छी अफर्मेशन देते हैं तो प्रेम और प्रशंसा से जल के क्रिस्टल पे इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है। गलत भाव से जल क्रिस्टल में विषात्मक परिवर्तन होता है। अगर उसी पानी को हम वैसी अफर्मेशन देंगे कि ये पानी बिल्कुल स्वादहीन है, स्वाद लगता ही नहीं है, ये तो पीने लायक ही नहीं है, तो इस टाइप से इसमें ऐसा परिवर्तन आएगा। उसी बात धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में इस तरह से सकारात्मक परिवर्तन होता है। उसके बाद लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अगर हमने पानी को रख के किसी अच्छे प्रकार का कोई संगीत बजाया तो उससे भी इस तरह से उसका पॉजिटिव प्रभाव उस पे पड़ता है। माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ जो पानी रहता है, इस तरह से उस पे प्रभाव पड़ता है। देखिए, 4 घंटे कंप्यूटर के सामने रखने पर पानी के विकर्णों का प्रभाव ऐसा पड़ता है। मोबाइल की विकर्णों का पानी पर प्रभाव इस तरह से पड़ता है। अब देखिए, ये मसूरो इमोटो जो थे, इन्होंने अफर्मेशन का एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया है। इसको अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे वहां भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। उन्होंने 3 जार में चावल रखा, बना हुआ चावल 3 जार में रखा। एक को उन्होंने लव अफर्मेशन दिया, दूसरे को नथिंग अफर्मेशन दिया और तीसरे को हैट अफर्मेशन दिया। तो लव वाले चावल को उनका अफर्मेशन था कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने से मन संतुष्ट होता है, ऐसी इच्छा होती है कि हमेशा तुम्हें खाते रहें, तुम इतने अच्छे हो। इस तरह से लव वाले को अफर्मेशन दिया। तो देखिए, वो
चावल ताजा का ताजा बना है। दिख रहा है? ये वाला चावल जिस पे लव लिखा है वो ताजा का ताजा बना है। नथिंग वाले को उन्होंने ऐसे करके जार को हटा दिया, और हैट वालों को, उन्होंने हैट वाले चावल को अफर्मेशन दिया, तुम बिल्कुल खाने लायक नहीं हो, तुम बेस्वाद हो, तुमको खाने से मन में अच्छा नहीं फील होता है। इस टाइप से जब हैट वाली अफर्मेशन उस चावल को दिया गया, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें फंगस लग गया है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? इसमें फंगस लग गया है। अगर इसको आप लोग सर्च करेंगे तो ये आप लोगों को उस पे भी, गूगल पे भी मिल जाता है। इस तरह से हमारे अफर्मेशन का फर्क पड़ता है। आप लोगों को कल मैंने अफर्मेशन के विषय में बताया है कि हमको अब अपने जीवन में कैसी वाली अफर्मेशन लाना है, कैसी वाली अफर्मेशन लाना है, जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, हमको अब वो वाली अफर्मेशन अपने जीवन में लाना है। इस तरह से अफर्मेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जी को किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन है किसी का? अब हम लोग अब रेकी के विषय में जानेंगे। आज हम लोग अब रेकी के विषय में जानेंगे। जितने भी लोग आप लोग प्रेजेंट हैं, सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए। वीडियो ऑन करके बैठने से एक एनर्जी मेरे पास से आप लोगों के पास तक पहुंचती है, और हम लोगों का एक परिचय भी होता है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लिख के रख सकते हैं। क्लास खत्म होने के पहले आप लोग उसे पूछ सकते हैं। क्लास खत्म होने के पहले उसे आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास के बीच में अगर आप पूछेंगे तो वो दिक्कत होगी, है ना? चलिए, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी मैडम, आ रही है। जी, चलिए, आज हम लोग अब रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी क्या है? रेकी एक पावरफुल एनर्जी है। ये जो है, हम लोगों के चारों ओर जो ब्रह्मांड है, ये सब के लिए एक जैसा है। ये सब के लिए एक जैसा है, और सभी लोगों को ये एक टाइप से ऊर्जा अपनी प्रदान कर रहा है। हम लोग अब एक ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़े हैं, है ना? आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रेकी। रेकी क्या है? रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है, जो है हमारे देश के ही, लेकिन ये वहां के मिकाउसु ने इसे रीइन्वेंट किया है, इसलिए वो रेकी नाम से प्रचलित है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी, और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडी ऊर्जा कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है। मेरे दृष्टिकोण से तो ये मैं कहूंगी कि रेकी सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह एक ऐसी मैनिफेस्टेशन विद्या है, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप जितने भी लोग इसमें आए हैं, आप लोगों को रेकी ने यहाँ लाया है, आप लोग स्वयं नहीं आए। जितने सहज तरीके से, सरल तरीके से आप इसका उपयोग करेंगे, उतना मल्टीपल होके ये आपको मिलेगा, उतना मल्टीपल होके आपके जीवन में ये आएगा। अब हमें अपना जीवन रेकी के साथ जीना शुरू करना है। आप अपने अलावा दूसरों के जीवन में भी इस चीज का बदलाव ला पाएंगे।
एक नया उत्पन्न कर पाएंगे। इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को पूरी तरह से ढका है, पूरी तरह से ढका है। यह नैसर्गिक उपचार पद्धति में चिकित्सा करके हम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक ऊर्जा पे वर्क कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, जैसा चाहें उस तरह से वो अपने आप को बदल सकते हैं। ये हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। देखिए, सुबह से लेके शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने घर परिवार को खुशियों से भरने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं सभी लोग। लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। कई बार स्वास्थ्य की समस्या, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार रिश्तों में अनबन। बट वाई वाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, सकारात्मकता लाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब आप लोग इस दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। अब आप लोग अभी तक इससे भले परिचित नहीं थे, लेकिन अब आप अपने जीवन को सकारात्मकता से मल्टीप्लिकेशन करके अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। पहले लेवल में हस्त स्पर्श द्वारा खुद को और दूसरों को हम हील कर सकते हैं। इसके लिए हमें टच करना जरूरी होता है। फर्स्ट लेवल का जब ट्रीटमेंट आप लोग को मिल जाएगा उसके बाद। लेकिन कोई स्थान किसी का जला हुआ है, या किसी को बेडसोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां हमें 2 से 3 इंच ऊपर से हीलिंग देना होता है। इतना ही इस फर्स्ट लेवल की मर्यादा। देखिए, सभी धर्म पंथ वाले लोगों ने इसे मान्य किया है, स्वीकारा है, इस ऊर्जा को, इसके अस्तित्व को मान्य किया है। जैसे जो चाइनीज लोग हैं, चीनी लोग इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, और अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले से ही किया हुआ है, इसका उल्लेख बहुत पहले से ही है। यह प्राचीन ऊर्जा पद्धति है। हमारे देश में अथर्ववेद में इसका वर्णन है, और ये साइंस ये पुराना है, लेकिन इसको मिकाऊ उसुई ने री इन्वेंट किया है। मिकाऊ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया है। ये हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन पद्धति है। देखिए, हमारे देश की क्या कमी है? हमारे देश में जैसे कोई भी चीज हमारे देश से जब तक फॉरेन नहीं जाती, जैसे योग विद्या हमारे देश की है ना, योग विद्या बहुत पुरानी हमारे देश की विद्या है। लेकिन ये फॉरेन गई, विदेशों में जाने के बाद ये योग से जाके योगा बन गई। जब ये योग से योगा बनी, आज देखिए आपके यहाँ पे शहरों में हर जगह योगा की क्लासेस चल रही हैं, योगा की क्लासेस चल रही हैं, लोग बड़े उससे अटेंड कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसी तरह हमारे ये ऊर्जा भी हमारे देश से जब दूसरे देश में गई, और वहां पे जब इसका रिसर्च हुआ और मिकाऊ सुई ने इसे री इन्वेंट किया, उसके बाद इसको मान्यता हमारे देश में भी, हमारे देश में जो है, इसको बाद में ये पहुंची है। यह प्राण ऊर्जा प्राचीन काल से हमारे पास थी, लेकिन इसका यूज कैसे करें इसकी आइडिया नहीं थी। आप लोग जानते हैं, प्रभु रामचंद्र ने पत्थर को छू के अहिल्या से को मुक्त किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेरा था तो उसका कुबड़ ठीक हो गया था। इसी तरह कई ऋषि मुनियों ने असाध्य बीमारियों का स्पर्श करके उन्हें स्वस्थ किया है। वास्तव में यह प्राचीन ध्यान भारत में ही एक्टिवेट हुआ है। लेकिन हम जब तक कोई भी ऊर्जा ये विदेशों में जाकर उसको मान्यता नहीं मिलती है, विदेशी लोग इसको जब तक वो नहीं करते हैं, तब तक हम लोग अपने देश में इसको नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते हैं। वास्तव में ये प्राचीन ध्यान भारत में ही एक्टिवेट हुआ है। और जब ये रेकी विद्या जो है हमारे देश में अभी इतना वो नहीं है, लेकिन विदेशों में आज भी अगर मान लीजिए किसी का वो रहता है तो वहां पे हीलिंग होती है। अब इसके फायदे मैं बताती हूँ। जैसे तनाव चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं, अपने शारीरिक दर्द में आराम इससे दे सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं,
नींद इससे अच्छी आती है, अपना आर्थिक गोल हम पूरा कर सकते हैं, अपने रिश्तों को में हम सुधार ला सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस तरह से रेकी का हमको फायदा होता है। अब आप लोगों को मैं रेकी के इतिहास के विषय में बताती हूँ। यह रेकी ऊर्जा हमारे देश में कैसे पहुंची। मैंने बताया आप लोगों को कि अथर्ववेद में इसका उल्लेख पहले से ही है। तो मिकाओ उसुई एक ऐसे पर्सन थे, उनको इसका जनक माना गया है। देखिए मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे, उनके वो जिन्होंने रेकी को री इन्वेंट किया है, वो जो थे एक कॉलेज में, एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो एक बार क्या होता है कि वो वहां पे कॉलेज में प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे। तो एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य को सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए, क्या कोई ऐसी ऊर्जा है। तो मिकाऊ उसी को ये चीज पता तो थी कि ऐसी ऊर्जा है, तो लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाए, इसका उनको ज्ञान नहीं था कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, उनके मन में एक खोज वाला उनका स्वभाव था। और उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। तो क्या होता है कि जब वो बच्चे ने उनसे पूछा, तो उनके मन में खोज की प्रवृत्ति और बढ़ी। और उन्होंने अपने गुरु से ये आज्ञा ली कि सर मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। क्योंकि उनको ये पता था कि भारत में कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो कई चीजों की खोज किया करते हैं। कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो नई नई चीजों की खोज किया करते हैं। तो मिकाऊ उसूई वहां से इंडिया आए। भारत आने के बाद 7 वर्ष तक वो अपने काशी बनारस में रहे। 7 वर्ष तक वो काशी बनारस में रहे। और काशी बनारस में रहने के बाद वे वहां पे संस्कृत भाषा सीखे। उन्होंने वहां पे संस्कृत सीखा और अथर्ववेद का भी अध्ययन किया। अथर्ववेद का अध्ययन किया, लोटस सूत्र का अध्ययन किया। और फिर यहाँ से वो जापान लौटे। जब वे जापान पहुंचे, तो जापान पहुंचने के बाद उनको ये चीज का एहसास हुआ कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग हैं वो बहुत कठिन तप करते हैं, तब जाके उन्हें कुछ प्राप्त होता है। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, बहुत कठिन जब तप करते हैं उसके बाद ही जाके उन लोगों को कुछ मिलता है। तो मुझे भी इस विद्या की खोज के लिए कुछ कठिन तपस्या करना पड़ेगा, कुछ कठिन तपस्या करना पड़ेगा। तो वे अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि मैं इस खोज में जाना चाहता हूँ। उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। तो वो 21 दिन के प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक व्रत रहूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। ऐसे करके वो प्रण करते हैं। और 21 दिन का प्रण करके वो एक हिरोशिमा नामक पहाड़ी पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो वहां पे जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो एक पोटली में वो 21 पत्थर ले लेते हैं। 21 पत्थर इसलिए ले लेते हैं कि काउंटिंग के लिए उनके पास रहेगा। 21 दिन वो व्रत उपवास रहने वाले हैं, तो उसके लिए वो 21 पत्थर ले लेते हैं और वो हिरोशिमा नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं।
हिरोशिमा नामक पहाड़ी पर जाने के बाद वो एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के फेंक देते थे, दूसरा दिन बीतता था तो दूसरा पत्थर फेंक देते थे। ऐसा करते 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 20 दिन बीत गए। जब 20 दिन बीता तो उनके मन में ये आया कि मैं बड़े उससे इस खोज के लिए निकला था, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा करके उनके मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैं एक बड़े उससे खोज के लिए निकला था मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और मगर 20वें दिन के शाम के समय वो देखते हैं तो ब्रह्मांड से कुछ बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। कुछ ऐसे रंग बिरंगी कुछ बलून कुछ गुब्बारे उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा थी, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड के द्वारा उनके पास आ रही थी। जो उन्होंने तप किया था उसी उससे उनके पास वो ऊर्जा अपने आप आ रही थी। और उनका अटैचमेंट ब्रह्मांडी ऊर्जा द्वारा, मतलब ब्रह्मांड के द्वारा उनका ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला है ना, मैं आप लोगों को एक दिन ट्रीटमेंट दूंगी। वो एनर्जी जो मैं आप लोगों को देने के लिए बोली हूँ वो एनर्जी उनकी ब्रह्मांड द्वारा हुई। वो उनको ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ, वो उनको ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ। तो वो एनर्जी उनके पास जब आने लगी तो रात भर वो एनर्जी उनके पास आती रही, रात भर वो एनर्जी उनके पास आती रही। 21वें दिन जब वो सुबह उठे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। और वो नीचे आने लगे। जब नीचे आने लगे तो थोड़ा तेज चलने लगे, दौड़ने से लगे। और उनका पैर एक पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही वो झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? एनर्जी आ चुकी थी उनके अंदर। राइट, उनके पास वो एनर्जी एनर्जी। आ चुकी थी और उनका खून का बहना बंद हुआ। उसके बाद जब वो नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं तो एक होटल में जाते हैं और होटल मालिक से कहते हैं मुझे आप भोजन कराइए, मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था। तो होटल मालिक कहता है कि जब आप 21 दिन से व्रत रह रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए, खाना पहले मत खाइए। वो बोले नहीं, मुझे भर पेट भोजन ही करना है। और फिर वो भर पेट भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं तो एक बच्ची उन्हें खाना परोसते रहती है। जो बच्ची उन्हें खाना परोसते रहती है उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है, उस बच्ची के दांत में दर्द रहता है। जब वो भोजन करके उठते हैं तो उनके मन में ऐसा आता है कि इस बच्ची की मुझे मदद करनी चाहिए। तो वो होटल मालिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं। तो होटल मालिक उनको परमिशन दे देता है। जब होटल मालिक उनको परमिशन दे देता है तो वो दोनों अपने हाथ को रब करते हैं और एक ही को कॉल करके जब उस बच्ची के गाल पे ऐसा हाथ रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम लग जाता है। ये पहला उनका हीलिंग का पेशेंट था, ये पहला उनका हीलिंग का पेशेंट पेशेंट। था। दूसरों के ऊपर उन्होंने पहली हीलिंग उस बच्ची को किया था। उसके बाद जब उस बच्ची का दांत में उसमें आराम लग जाता है, उसके बाद मिकाऊ उसूई अपने गुरुजी के पास जाते हैं। अपने गुरु के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनके गुरु बहुत अस्वस्थ रहते हैं। तो वो 2 से ढाई महीना अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। और जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब वो जो हैं मिकाऊ उसूई उनसे पूछते हैं कि मुझे जो विद्या प्राप्त हुई है, मुझे जो विद्या प्राप्त हुई है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं, इसका उपयोग मैं कहाँ करूं। तब उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगता है तुम वहां इसका उपयोग कर सकते हो। तब उनके मन में आता है कि साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो बेगर इलाका है, भिखारियों की बस्ती है, उन लोगों को सब चीज की पैसे कौड़ी की समस्या रहती है। तो मैं क्यों ना उन भिखारियों की बस्ती में जाके रहूं और उन लोगों को इसका लाभ पहुंचाऊं। ऐसा करके वो एक भिखारियों की बस्ती में जाते हैं और वहां पे जाके एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहने लगते हैं।
और वहां पे जो लोग जिनको चोट लगी है उनको हीलिंग देते हैं, जिसको कोई तकलीफ है उनको हीलिंग देते हैं। ऐसे करके उन सबको हीलिंग देके ठीक करते हैं, और उस बेघर इलाके से वो उनको अच्छी बस्ती में भेज देते हैं, उनको अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो देखते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने उन्होंने हीलिंग देके अच्छी बस्ती में भेजा था, वे सारे लोग लौट लौट के आ रहे हैं। वे सारे लोग लौट लौट के आ रहे हैं। तो इनके मन में बड़ा दुख होता है कि मैंने अपना सारा जीवन इन लोगों के पीछे यहाँ पे आके रह रहा हूँ इस कुटिया में, और ऐसा मुझसे क्या गलती हुई जो ये लोग लौट लौट के फिर से इस बेघर इलाके में आ जा रहे हैं। तो वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं, और दरवाजा बंद करके अंदर जब मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि आपने जो इनको हीलिंग दिया था, क्या इन लोगों ने आपसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं। आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, जब आपने इन लोगों को हीलिंग दिया तो उसके बदले में आपने कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसने एक नियम बनाया, बिना कुछ लिए, बिना कुछ लिए हीलिंग किसी को देना नहीं है, और बिना मांगे हीलिंग किसी को देना नहीं है। जैसे आप लोग सेकंड थर्ड लेवल अगर करते हैं, आप लोग एक हीलर बनते हैं। आप लोग मान लीजिए अपने बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं, तो आप उससे कुछ काम करवा लीजिए, उसके बदले में आप उससे कुछ काम करवा लीजिए। इस तरह से जब आदमी हीलिंग करता है तो उसके बदले उसको कुछ लेना कंपलसरी होता है। जब आप लोग अगर सेकंड थर्ड लेवल कर लेंगे, आप लोग एक हीलर बन जाएंगे, तो आप लोग कैंसर पेशेंट तक को हीलिंग दे सकते हो। कैंसर पेशेंट तक को हीलिंग दे सकते हो। आप जिस शहर में बैठे हैं वहां से आप दूसरे शहर में भी कोई पर्सन है तो आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। कोई अगर विदेश में है, अगर उसको जरूरत है और वो आपसे बोलता है तो आप उसको भी हीलिंग दे सकते हैं। इस एनर्जी में ये चीज है, इसमें डिस्टेंस से हीलिंग की जाती है, डिस्टेंस से हीलिंग की जाती है। मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी, ये वाली स्टोरी पहले पूरी बता दूं। उसके बाद क्या होता है, मिकाऊ उसुई तब से ये नियम बनाते हैं कि बिना कुछ लिए हीलिंग किसी को देना नहीं है। और मिकाऊ उसुई उस बस्ती से निकलकर एक अच्छी जगह पर जाकर अपना एक क्लिनिक जैसा डालते हैं, अपना एक क्लिनिक जैसा डालते हैं। तो जापान में एक व्यक्ति रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, कई जगह घूमता है लेकिन उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है, और मिकाऊ उसूई जब उसको हीलिंग देते हैं, उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है। जब उसके पेट दर्द में आराम लगता है तो वो मिकाऊ उसूई उससे पैसा लेके उसकी हीलिंग करते हैं। वो उनका पहला पेड पेशेंट था, उससे पैसा लेके उसकी हीलिंग करते हैं। और उसके बाद जापान में चारों ओर चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। इसमें टेबलेट तो दी नहीं जाती है, केवल हीलिंग दी जाती है। और हीलिंग प्रोसेस कैसा होता है, हम जहां बैठे रहते हैं वहीं से करते हैं। तो बिना दवाई के इलाज ये जापान में चारों तरफ ऐसी चर्चा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक रक्तपात होता है। रक्तपात क्या, कौन बताएगा? आप खून बताइए, खराबा। शैलेंद्र सर बोलिए, अनम्यूट करिए। रक्तपात जैसे खून गिरना या खून बहना कुछ इस तरीके से। हाँ सर, वही है, खून खराबा जो होता है वही रक्तपात जी, सही है। खून खराबा जो है वही रक्तपात होता है। तो वहां पे एक रक्तपात होता है, तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं, वो मिकाऊ उसुई के पास आते हैं। देखिए शेयर होता है तो बताती हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सर? यस। ये हाँ दिख रही है। हाँ।
ये पहले वाले मिकाऊ सुई हैं, ये चिराजू हयासी हैं। तो जो रक्तपात होता है उसके बाद ये चिराजू हयासी आते हैं और ये मिकाऊ सुई से कहते हैं मैं उससे बहुत विचलित और परेशान हो गया हूँ, मैं भी ये एनर्जी को लेना चाहता हूँ। तो मिकाऊ ये चिराजू हयासी जो है मिकाऊ उसूई से पूरी रेकी सीखते हैं और रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते बस। हैं और एक बहुत बड़ा क्लिनिक वहां पे डालते हैं जापान में। उसके बाद ये तीसरी महिला आपको दिख रही है हवाई टकाटा करके, ये जो तीसरी महिला आपको दिख रही है ये हवाई टकाटा, ये जो है इनको 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इनको डॉक्टर ने कई ऑपरेशन बोला था। इनको डॉक्टर ने कई ऑपरेशन बोला था। तो ये चिराजू हयासी के पास आई और इन्होंने कहा कि आप मेरा ट्रीटमेंट करिए, आप मेरा ट्रीटमेंट करिए। तब चिराजू हयासी ने इनका ट्रीटमेंट किया। ये 30 साल की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 83 ईयर्स तक ये जिंदा रही। कितने साल तक? 83 वर्ष तक ये जिंदा रही, जबकि इनको 30 साल में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये जो थी हवाई टकाटा, इन्होंने भी रेकी सीखा, रेकी की ग्रैंड मास्टर बनी और रेकी की ग्रैंड मास्टर बनने के बाद इन्होंने 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार किए और 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करने के बाद चारों तरफ दुनिया में उनको इन्होंने फैलाया। उनके द्वारा चारों तरफ रेकी दुनिया में फैली। इस तरह से रेकी का इतिहास था, इस तरह से रेकी का इतिहास था। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। हाँ बोलिए शैलेंद्र सिंह सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम एक छोटा सवाल था, कोई रेकी ग्रैंड मास्टर है हाँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसको वायरल फीवर हो और उससे 3-4 दिन तक वो परेशान रहे? सर मतलब उसे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई व्यक्ति है वो कहते हैं मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, वो सिखाते हैं हाँ कि मैं आपको ग्रैंड मास्टर बनाऊंगा, और मेरा उनसे एक बार डिस्कशन हुआ तो मैं सर तबीयत कैसी रही, बोले यार वायरल हो गया तो 2-3 दिन से परेशान हूँ। सर देखिए कैसा होता है, 70% एनर्जी रेकी की रहती है और तीस जी। परसेंट हमारा कार्मिक बंधन भी उससे जुड़ता है। ओके। जो अदर चीजें हैं वो भी काउंट होती हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ प्रोसेस उसके लिए किया ही नहीं होएगा तो अपने आप थोड़ी ठीक हो जाएंगे, करेक्ट। ये भी है ना। जैसे भाई ऐसा कुछ हुआ है, हमको अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम उससे बोलेंगे कि हमको फायदा हो रहा है। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो अपने आप थोड़ी, देखिए कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमा दिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। 70% रिलीफ, 70% रिलीफ हमको रेकी से होता है और 30% हमारे कार्मिक बंधन उसमें जुड़े रहते हैं। ये जी वाली मैम। चीज। हाँ तो बोलिए। मैम, ये कोमा जैसे पेशेंट के लिए नहीं है इसका मतलब? नहीं मैम, ऐसा अपन नहीं बोल सकते, अपन ऐसा नहीं बोल सकते, ये हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा है, हम कर सकते हैं। किसी को 8 दिन में फर्क पड़ जाता है मैम, किसी को 21 दिन में फर्क पड़ जाता है और किसी को और अधिक समय लगता है। मैंने बताया ना, जी। इसमें हम लोगों का क्या चीज जुड़ती है, 70% ये एनर्जी काम करती है, लेकिन 30% हमारा कार्मिक बंधन भी उससे जुड़ा रहता है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जी। अभी मेरा सेकंड लेवल की बैच हुई, उसमें एक बच्ची जुड़ी थी 28 साल की। एक बच्ची 28 साल की जुड़ी थी। पहले तो मुझे लगा ये बच्ची पढ़ रही है, मगर पता लगा नहीं, उसकी शादी हो चुकी थी। एक बच्ची है उसकी। तो वो जुड़ी थी एक दिन। तो सेकंड लेवल में एक डिस्टेंस हीलिंग का एक प्रैक्टिकल मैंने करवाना था। तो मैंने उन लोगों को बोल के रखा था कि कल आप लोग एक एक पर्सन ऐसा ढूंढ के रखेंगे जिसके शरीर में कहीं दर्द हो, और हम लोग उसको डिस्टेंस से हीलिंग देंगे। और उसके बाद आप लोग फोन कर करके, अगर आपके शहर में है तो ठीक है, कहीं दूसरे शहर में है तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप लोग फिर उससे फोन कर करके आप लोग पूछिएगा कि आपको कितना रिलीफ हुआ, या आप लोग ऐसा पूछिएगा। तो वो बच्ची जो थी, उसकी मम्मी उसके घर आई हुई थी और उनके पेट में गांठ थी।
उनके पेट में गांठ थी, तो वही दिखाने करने का उनका प्रोग्राम चल रहा था, सारा प्रोसीजर वही सब चल रहा था। और उस दिन मैंने जब वो प्रैक्टिकल के लिए उसको बोली, तो उसने बोली मैम मैं अपनी मम्मी को ले सकती हूँ? मैं बोली बिल्कुल ले सकती हो। बोले वो दूसरे कमरे में है, चलेगा? मैं बोली हाँ बिल्कुल चलेगा। जब डिस्टेंस हीलिंग का पूरा प्रोसेस हुआ, सारे सिंबल डालने के बाद डिस्टेंस हीलिंग के लिए एक ऐसी पिलो ली जाती है, इस टाइप से एक पिलो हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए। एक पिलो लेते हैं, तो जो पर्सन की हीलिंग करते हैं उसकी होल बॉडी, उसके सातों चक्र, ऑरा, मन मन मस्तिष्क, ऐसा इसको घोषित किया जाता है। उसके बाद इसकी पूरी निगेटिविटी निकाली जाती है, फिर सिंबल डलता है, और फिर हम हाथों को रब करके जब दोनों हाथ अपना इस तरह से इसके ऊपर रखते हैं, तो हमारे हाथों से एनर्जी उनके पास तक पहुंचती है। हमारे हाथों से एनर्जी उनके पास तक पहुंचती है। तो वो बच्ची जब उनको हीलिंग देना शुरू करी, 1.25 घंटे तक उस बच्ची के हाथ का सेंसेशन नहीं गया। मैंने बोल के रखा था कि जब तक हाथ में सेंसेशन रहे तब तक आपको हाथ रखना है। जब 1.25 घंटे हो गए और उस बच्ची ने बोला कि मैम मेरे हाथ से सेंसेशन अभी भी नहीं गया है, तभी मुझे डाउट हो गया था कि उनको कोई बड़ी बीमारी है, उनको कोई बड़ी बीमारी है। उसके बाद उस बच्ची को मैंने बोला कि अब जाके तुम अपनी मम्मी से पूछो कि उनके दर्द था उसमें क्या आराम लगा। तो वो बच्ची ने जब जाके उनसे पूछा, तो वो बोली कि मुझे कुछ देर ऐसा लगा कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है शरीर में। जब वो हीलिंग दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ देर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं है। फिर उसके बाद फिर उनको दर्द हुआ, लेकिन उस समय कुछ देर को ऐसा हुआ, तब मैंने उस बच्ची से बोला कि तुम डेली हीलिंग दो। उसके बाद उस बच्ची की माँ का रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे पहले ही डाउट था, क्योंकि उसकी जो हीलिंग वाला वो रहता है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते कि हम कितनी देर हीलिंग देंगे, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। ये रेकी खुद डिसाइड करती है कि उसको कितनी जरूरत है, सामने वाले को कितनी जरूरत है, उस हिसाब से ये रेकी काम करती है। और एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, एक 39 ईयर्स की एक लेडी है, अभी जिंदा है वो। तो क्या हुआ था कि उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनका सारा ट्रीटमेंट चलने लगा, सब कुछ हुआ। एक बार क्या हुआ कि वो डॉक्टर के यहाँ जब गई, तो उनकी बहन भी साथ में गई थी। डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि आपके पास केवल 40 डेज है, आपके पास केवल 40 दिन है, उसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो उसकी उनकी बहन भी साथ में गई थी, उसने रेकी के विषय में सुना था। तो वो बच्ची आई और उसने रेकी सीखा, उसकी बहन ने रेकी सीखा। वो और उसकी एक फ्रेंड मिलकर उस महिला की हीलिंग करी। वो 4.5 साल हो गया, वो अभी भी जिंदा है। तो देखिए हम लोग, ये इसमें ये नहीं है कि कुछ जादू है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एनर्जी हमारे पास है, उसका यूज अगर हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हम अपने जीवन में जो गोल चाह रहे हैं वो गोल हम पूरा कर सकते हैं, ये वाली चीज इसमें होती है। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। मैडम आज का मेरा एक एक्सपीरियंस है रेकी को लेकर। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कल हाँ रात से दर्द था। और हाँ मैंने तो अभी रेकी का फर्स्ट लेवल ही किया है। मैंने रेकी को कॉल किया और उसके पेट पे हाथ रखा, तो हाँ, 5 या 10 मिनट लगे होंगे और उसको उसके दर्द में रिलीफ हो गया। होता ही है मैम, बिल्कुल होता है, आराम लगता ही है। बस अपने को जी ट्रस्ट होना चाहिए, मैंने बताया है ना कि हमको 100% ट्रस्ट करना है। कभी हमारे मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा भी होता है क्या, ये वाली चीज। यस मैम। अभी ठीक है बच्ची? यस मैम, आज ठीक है, कल से हो रहा है उसको दर्द।
तो हाँ मेडिसिन भी दी, लेकिन रिलीफ उसे मतलब रेकी को मैंने कॉल करके उस पे मतलब थोड़ा सा वो किया जैसा आपने बताया था, जितना मुझे याद था, तो उससे उसे रिलीफ मिला। वो कहती मम्मा पेट बंद हो गया, थोड़ी देर में ही खेलने लगी। नहीं बिल्कुल मैम, आराम लगता ही है, बस हमको कोशिश करना चाहिए, ऐसा रहता है। और देखिए, इस रेकी की कैसा है, प्रैक्टिस लगती है, जैसे प्रैक्टिस हमको लगती है। आप क्या बोलते हैं, सेकेंड लेवल वाली क्लास मैम 29 से शुरू होने वाली है। तो यस मैम। हाँ, अपने आप मतलब काम चक्र को, अपने सेवन चक्र को, अपने बॉडी ऑरा को आप हीलिंग जो दे, वो वाला प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ओके मैम। हाँ, क्योंकि वो अटैचमेंट आपको जब सेकंड लेवल का मिलेगा तो फिर उसका यूज आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। यस जी। मैम। ओके, थैंक यू मच, थैंक्स। चलिए, हाँ बोलिए साइलेंसिंग सर, क्या पूछना चाह रहे थे। अनम्यूट करिए। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अट्यूनमेंट के कितने दिन बाद हम किसी को रेकी देने की पोजीशन में आ पाते हैं? सर, पहले लेवल में आप जब पहले दिन का आपको ट्रीटमेंट मिलता है तो 21 डेज बाद। मतलब 21 डेज की हमें पहले अपनी एनर्जी को लाइव करना पड़ेगा, पहले हाँ, अपनी प्रैक्टिसेस करके। अपनी एनर्जी को जो है थोड़ा सा वो करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। जी जी। उसके बाद से आप देने लगते हैं। लेकिन सेकंड 21 दिन का जब ये प्रोसेस हो जाता है और सेकंड लेवल का आपको जिस दिन मिल जाता है ट्रीटमेंट, उसके दूसरे दिन से आपकी एनर्जी काम करने लगती अच्छा, एक और यहीं से क्वेश्चन आता है मैम कि जैसे 21 दिन का ये प्रैक्टिस जो आपने बताया, है। हाँ, अगर इसमें कोई ब्रेक हो गया किसी कारण से कि 16 दिन किया फिर मैंने एक दिन ब्रेक हो गया, कुछ नहीं तो होता, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए। अच्छा फिर डे 1 से स्टार्ट होगा? हाँ, फिर से शुरू ओके, कर। मतलब 21 दिन हाँ लगातार करना ही करना है ना, उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे? हाँ हाँ। ओके, और थैंक मान यू। लीजिए आप जैसे फर्स्ट लेवल की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आपका वो प्रोसेस सब शुरू है। आप अगर सेकंड लेवल कर ले रहे हैं तो साथ में आपका वो भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं रहती, उसमें भी दिक्कत नहीं रहती। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न। मैम मैम हाँ बोलिए कविता मैम। मैम इसमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता होगा पहले? हाँ मैम, अपने आप को प्रोटेक्शन देना होता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, दूसरे के एनर्जी में जाके काम करते हैं ना। अगर जी हम मैम। किसी दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं तो हम दूसरे की एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। तो मैम इसके लिए पहले मेडिटेशन कर, मतलब आप प्रोसेस सारा सिखाओगे ना कि कैसे हाँ मैम, हम? पूरी चीज बताऊंगी, पूरी चीज। जी मैम, थैंक यू। हाँ। मैम मेरे ना कल माइग्रेन हुआ था, मतलब माइग्रेन की पेशेंट तो हुई मैं। कौन बोल रहा। प्रियंका। प्रियंका, एक सेकेंड। निधि कविता प्रियंका मुझे दिख नहीं रही है। आप वीडियो ऑन है आपका? यस सर, वीडियो ऑन है। ऑन है। हाँ जी। हाँ हाँ, दिखी, हाँ बोलिए। मैम मेरे को ना कल माइग्रेन का पेन हुआ था, अक्सर होता है, कल भी हाँ हुआ। तो क्या मैं अभी जैसे मतलब कल तो फर्स्ट डे ही था, तो हाँ। क्या हम अपने आप को हील कर सकते हैं बिना मेडिसिन लिए? नहीं मैम, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, तब वो उस प्रोसेस से करिएगा तो आपको अच्छा। रिलीफ होएगा। ओके ओके ओके। परसों आप लोग, आज कौन सा डे है? आज सेकेंड डे है आज। ट्यूसडे। थर्सडे को आप लोग का ट्रीटमेंट ले लूंगी, उसके लिए आप लोगों को 111 वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये आपका लेवल फ्री है, ये आपका फर्स्ट लेवल फ्री है। फर्स्ट लेवल के चार्जेस 5,000 रुपए हैं। लेकिन ये एनर्जी देने के लिए इसका मतलब कुछ रूल है, इसलिए मैं 111 रुपए इसके लिए रखती हूँ। तो 100 आप लोग को मैं आज बार कोड डाल दूंगी, उसमें आप लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए 111 पेड कर दीजिएगा। और थर्सडे को आप लोगों का मॉर्निंग में ट्रीटमेंट होगा। तो आप लोगों को कौन सा टाइम सूट होगा इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। हम्म। साढ़े मैम सेम टाइम, जी। सेम टाइम ठीक। मैम सेम टाइम ठीक रहेगा, और मॉर्निंग में ज्यादा जल्दी करना है? नहीं मैम, उसको मॉर्निंग में ले लेंगी तो ठीक रहेगा ना, सुबह के समय 6 साढ़े 6 बजे नहीं मैनेज हो पाएगा? मैम 6:15 से पहले बच्चे। पॉसिबल हो तो करा, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। 7:30 बजे?
मैम मैं 8 बजे। मेरा छोटा सा हाँ मैम, 8 बजे से ठीक रहेगा अगर पॉसिबल हो 8 तो। बजे। हाँ ठीक है, 8 बजे ले लूंगी। जी 8 बजे। ठीक है मैम। 8 बजे मॉर्निंग में ले लेंगे। 8 बजे बेटर है मैम। सुबह का समय ज्यादा ठीक होता है मैम, फिर अगर मान लो जरूरत रही ना तो फॉरेन वाले जो रहते हैं उनको तो फिर जो समय उनको सूट होता है उस हिसाब से देना पड़ता है। मैम मैम मेरा मॉर्निंग में छोटा सा इशू है। उनके हिसाब से फिर अपन को टाइम दे वो करना पड़ता है, क्योंकि उनका समय और अपने समय में बहुत फर्क रहता है। मैम फिर आप 5 बजे कर सकते हो। आप 5 बजे हमारे पास टाइम रहता है, जल्दी उठ जाएंगे एक दिन। सारे लोगों का हो पाएगा क्या? मैम पहले पूछ लो सबसे। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैम 5 बजे मेरा उठ एक छोटा जाऊंगी। सा इशू है, अगर आप परमिट करें तो बोलूं मैं जरा सा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी छोटी सी दिक्कत रहेगी परसों के दिन। क्या सर? एक्चुअली मुझे एक रिचुअल के लिए हरिद्वार जाना है परसों? परसों 24 तारीख को। तो रात में 2 बजे के करीब निकलेंगे और शायद हम 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे वहां पर। तो परसों आप कोई भी टाइम करेंगे तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा उसको अटेंड कर पाना। 8 बजे नहीं हो पाएगा आपका? कुछ कह नहीं सकते, हम पहुंच जाए वहां जाएंगे ना तो गंगा जी के किनारे पूजाएं करनी है कुछ पुरखों के लिए। तो वो थोड़ा सा मेरा एक इशू रहेगा, बाकी बाकी लोग कर सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट जब मिलेगा तब आपके साथ आ जाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपको फिर अलग से करा दूंगी सर। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर अलग से करा दूंगी। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैम हम क्या, जैसे आप ऑनलाइन ही जैसे फर्स्ट लेवल। और फिर 8-9 दिन करीब थर्ड लेवल में लगता है, मास्टर लेवल में। अब मैम ऑल टुगेदर कितना फीस इसका टोटल बैठेगा ग्रैंड मास्टर तक? मैम 50,000। ओके, ठीक है। क्योंकि ग्रैंड मास्टर की 45,000 फीस है, और ओके, थर्ड लेवल और सेकेंड और थर्ड लेवल की 6,000 है। सेकंड एंड थर्ड जी, लेवल। फर्स्ट अच्छा लेवल मैम ऐसा भी, हाँ मैम ऐसा हो सकता है जैसे कुछ टाइम पीरियड गैप ले लेके करें, या इकट्ठा ही करने में फायदा है? मैम कर सकती हैं, लेकिन रेगुलर करने में कैसा होता है कि कंटिन्यू में हमारी चीजें हो जाती हैं, है ना। और मान लीजिए जैसे हमने छोड़ा तो फिर हमको ये लगता है अरे यार ये चीज भूल गया, वो चीज भूल गई, ऐसा भी होता है। और कंटिन्यू में अगर आप कर ले रहे हो तो कर सकते हो, ऐसा रहता है। जी थैंक यू मैम। जी। और किसी का कोई प्रश्न? चलें फिर क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को विराम देती हूँ। और आप लोग को अभी इस पे वो डाल दूंगी मैं, तो आप लोग 111 सेंड कर दीजिएगा, जिससे परसों आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाए। उसके अलावा आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे प्लस अपना नाम भेजेंगे। स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेजिएगा, जिससे मैं आप लोगों का नाम नोट डाउन करके आप लोगों को उस हिसाब से उस दिन ट्रीटमेंट दूंगी। मैम आज का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कल वाला मेरा डाल दी थी फर्स्ट, मैंने ग्रुप पे। हाँ मैम आज मेरा वाटर वाला थोड़ा सा स्किप हो गया है वो। नहीं, वाटर अच्छा, इसका ठीक है ना मैम। वाटर एक्टिवेशन वाला जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, वो हाँ वाला वो थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए, आप लोगों ने मुझसे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे आपका कोई धन्यवाद। गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें। सभी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सबके चेहरे इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे हमेशा मिलें। इसी के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। बहुत आप